हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न केमिस्ट्री में। और आज हम नीट रिवीजन सीरीज में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है एरोमेटिसिटी। यहाँ पर हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की भी बात करेंगे। तो एरोमेटिसिटी क्या होती है? देखो, एरोमेटिसिटी यानी कि वो प्रॉपर्टी जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर होती है, ठीक है, या होनी चाहिए। और एरोमेटिक कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बेंजीन आता है आपके दिमाग में सबसे पहले। जी हाँ, जो बेंजीन के से रिजेंबल रखने वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो अगर हमें एरोमेटिसिटी को समझना है तो हमें एरोमेटिक कंपाउंड को देखना होगा, और उसके लिए हमें बेंजीन की स्ट्रक्चर हमें सही से पता होनी चाहिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि जो बेंजीन है उसकी स्ट्रक्चर को सबसे पहले जो प्रपोज किया था वो कैकुले ने किया था। और कैकुले ने क्या बताया था कि ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है, सिक्स कार्बन की रिंग होती है, और जिसमें ऑल्टरनेटिंग क्या होते हैं? डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो 6 कार्बन यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली सिंगल और डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है बेंजीन का C6H6 होता है। तो कैकुले ने प्रपोज किया था कि इसकी ये स्ट्रक्चर हो सकती है और एक ये स्ट्रक्चर हो सकती है, यानी कि इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, और इसका रिजोनेंस हाइब्रिड अगर हम बनाएंगे तो वो ये होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमने इसका स्पेक्ट्रम निकाला, जब हमने इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ स्टडी की, तो हमने देखा कि यहाँ पर पहली नजर में देखने पे क्या समझ में आ रहा है? कार्बन कार्बन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। इसमें और इसके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो हमने ये पढ़ा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ अलग होती है, कार्बन कार्बन सिंगल की अलग बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन कार्बन ट्रिपल की अलग बॉन्ड लेंथ होती है। तो कार्बन कार्बन सिंगल की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। जब बेंजीन की स्टडी की गई तो वहां पर हमें ऐसे अलग अलग 2 बॉन्ड लेंथ नहीं मिली, केवल एक ही बॉन्ड लेंथ मिली, और ये पता चला कि इसमें सारे कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है, एंड दैट इज 1.39 एंगस्ट्रॉम। ना तो 1.54 यहाँ पर मिली, ना हमें 1.34 एंगस्ट्रॉम हमें यहाँ पे मिली। क्या मिली? 1.39 एंगस्ट्रॉम। हर एक जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन के बीच की वो सेम होती है। इसका मतलब जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो किसी पर्टिकुलर कार्बन के बीच में लाई नहीं करते। ये क्या करते रहते हैं बेटा? ये रिवॉल्व करते रहते हैं, ये रिवॉल्व करते रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये, अगर मैं इसको 1 कार्बन को, इसको 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 2 और 3 के बीच में नहीं रहते, ये 3 और 4 के बीच में भी हो सकते हैं, 4, 5 के बीच में भी हो सकते हैं, 5, 6 के बीच में भी हो सकते हैं। इसी तरह ये घूमते रहते हैं और एक रिंग बनाते हैं, जिसको हम एरोमेटिक सेक्सटेट भी कहते हैं, एरोमेटिक सेक्सटेट भी कहते हैं। और इसीलिए जो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए हैं बेटा? एक जगह लोकेलाइज्ड नहीं है, दीज आर डीलोकेलाइज्ड। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? डीलोकेलाइज्ड हो गए। डीलोकेलाइज्ड यानी कि 6 के 6 कार्बन के बीच में ये लाई करते हैं, एक पेरिफेरल रिंग बनाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। फिर जब हमने इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसकी स्ट्रक्चर को देखा तो हमने क्या देखा कि जो ये 6 कार्बन है रिंग बना रहे हैं, हर एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, देखो ये इस कार्बन के साथ भी जुड़ा है, इस कार्बन के साथ जुड़ा है, और इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, और तीनों के साथ इसने क्या बनाया है? सिग्मा बॉन्ड बनाया है। और इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन और है, वो इसके पी ऑर्बिटल में, जिसका पी ऑर्बिटल है उसमें लाई करता है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन, जो हर एक कार्बन के जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये पी ऑर्बिटल में लाई करेंगे और अपने नेबरिंग पी ऑर्बिटल के साथ क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी कि प्लेनर होता है,
राइट, ये बात समझ में आ गई। हर एक कार्बन कैसा होता है, यहाँ पर प्लेनर होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है। प्लेनर होने की वजह से यहाँ जो p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। राइट तो ये स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ी बेंजीन की हमने सारी स्ट्रक्चर को समझा, तो हमें ये समझ में आया कि अच्छा इसी वजह से इसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। तो एरोमेटिक कंडीशन के लिए, एरोमेटिसिटी की कंडीशन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक बार हम उनको देख लेते हैं। पहला कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। अभी हमने देखा बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ओपन चेन कंपाउंड एरोमेटिसिटी को शो नहीं करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। दूसरा प्लेनर होना चाहिए, हर एक जो एटम हो रिंग के अंदर, साइकिल के अंदर, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, प्लेनर हो। प्लेनर होगा बेटा तभी तो अच्छे से ओवरलैपिंग हो पाएगी, राइट, तभी तो स्टेबिलिटी आ पाएगी। तो पहली कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए। सबसे पहले आप देखोगे साइक्लिक है तो फिर आप आगे बढ़ोगे, अगर साइक्लिक नहीं है तो पहले ही बात खत्म हो गई, वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। सेकंड आपने क्या देखा, प्लेनर है कि नहीं, हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। तीसरा आपने देखा वहां पर डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड वहां पर ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। और फोर्थ वो हक्कल रूल को फॉलो करे। हक्कल रूल क्या होता है मैम, ये हक्कल रूल का मतलब है कि वो जो सिस्टम है, वो जो रिंग है, वो जो कंपाउंड है, उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वेयर n इज एन इंटीजर, इसकी वैल्यू 0 1 2 3 तक हो, 3 और आगे भी हो सकती है। राइट ये बात क्लियर हो गई। तो दीज आर द कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए एग्जाम में, कुछ में आपसे एरोमेटिसिटी पूछी जाए कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे। पहले देखोगे उसमें साइक्लिक है कि नहीं, फिर देखोगे प्लेनर है कि नहीं, फिर आप देखोगे कि वो वहाँ पर सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, फिर आप देखोगे वहाँ पर वो हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई एरोमेटिसिटी की। अच्छा अब एक और यहाँ पर कंडीशन है कि अगर कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड प्लेनर भी है, कंपाउंड में ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड भी है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, ऐसे स्टेज में ऐसे कंपाउंड को हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हम उनको कहेंगे। देखिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हम उनको किनको कहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको पहले हर एक चीज को चेक करना है। आपने चेक किया कि ये साइक्लिक है, इट में बी एरोमेटिक। सेकेंड आपने कहा प्लेनर है, इट में बी एरोमेटिक। आपने कहा कॉन्जुगेशन है, ठीक है, एरोमेटिक हो सकता है। फिर आपने कहा कि लेकिन ये 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है व्हेन n इज इक्वल टू 1 2 3, राइट। तो अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट है तो ऐसे कंडीशन में दीज कंपाउंड आर कॉल्ड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होंगे, एंटी एरोमेटिक होंगे। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल देन एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। अभी हमने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की जो कंडीशन थी वो देखी। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि जो कंपाउंड ना तो एरोमेटिक हैं, नाइदर एरोमेटिक and नॉर एंटी एरोमेटिक, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं नॉन एरोमेटिक। उनको हम क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक कहते हैं। देखिए एक एग्जांपल, यहाँ पर ये बेंजीन है और आपको ये पता है कि ये एरोमेटिक है। कैसे पता चला, क्योंकि ये साइक्लिक है, क्योंकि इसका हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये प्लेनर है। इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे पता चला मुझे ये कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6। 4n+2 इज इक्वल टू 6, 4n इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 4, और n इज इक्वल टू 1। ये एक इंटीजर आई इसकी वैल्यू, इट मीन्स ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है। अब मैं दूसरा कंपाउंड लिखा है मैंने 135 हेक्साट्राइन, इसमें भी 3
इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कैसी है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये पहली कंडीशन में फेल होगा, इट्स नॉट साइक्लिक, इट्स नॉट साइक्लिक, राइट। तो इट मीन्स ये तो एरोमेटिक है, ये तो एरोमेटिक हुआ, और ये कैसा हुआ बेटा, ये नॉन एरोमेटिक हुआ, क्योंकि एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, इस कंपाउंड को देखिए, साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन साइक्लिक है, बिल्कुल ठीक। सारे के सारे कार्बन एटम यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इट मीन्स इट इज प्लेनर। ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, करेक्ट। क्या ये 4n+2 को फॉलो करता है या 4n को, बेटा ये 4n को फॉलो करता है। देखिए 4n इज इक्वल टू यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और n इज इक्वल टू 1। तो ये कंपाउंड कैसा हुआ, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हुआ। कैसा हुआ, एंटी एरोमेटिक हुआ। और ये ओपन चेन है, तो ये कैसा हुआ, नॉन एरोमेटिक हुआ, नॉन एरोमेटिक हुआ। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात करूं, तो एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बनता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां पर मैं लिख दूं, यहां लिखते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक एंड देन एंटी एरोमेटिक। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो एंटी एरोमेटिक से कम स्टेबल होते हैं, लेकिन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड से कम स्टेबल होते हैं, लेकिन एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं बेटा, कपलिंग करके अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव। देखो आपको ये चीज़ पता है, जो सबसे कम स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनमें हम देखते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर को। आपको ये पता है कि ये साइक्लिक है, यस, प्लेनर है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है, तो ये कैसा कंपाउंड हुआ, एरोमेटिक हुआ। यहाँ पर देखते हैं साइक्लिक है, प्लेनर नहीं है। क्यों नहीं है प्लेनर, बिकॉज दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये एरोमेटिक भी नहीं हुआ, एंटी एरोमेटिक भी नहीं हुआ, तो कैसा हुआ, ये नॉन एरोमेटिक। कैसा हुआ, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी साफ पता चल रहा है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, इट इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक। इस कंपाउंड को देखेंगे, साइक्लिक है, प्लेनर है, भाई ये तो पूरी बेंजीन की ही स्ट्रक्चर है, तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा। यहाँ पर देखेंगे साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे जब आप 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, दिस इज स्टाइरीन, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, जब हम हक्कल रूल को यूज करते हैं, तो केवल जो रिंग होती है उसी के ही इलेक्ट्रॉन को आपने काउंट करना है। देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें। हक्कल रूल में आप किसको फॉलो करोगे, ओनली रिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड इन हक्कल रूल। अब ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। अच्छा, इस कंपाउंड को देखें, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये भी sp2 है क्योंकि ये कैटायन बना दिया इसने, ये भी sp2 है, sp2 है, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4n+2 इज इक्वल टू 2, 4n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो एरोमेटिक, इट इज ऑल्सो एरोमेटिक। ये भी एक एरोमेटिक कैटायन है। क्या है ये, एरोमेटिक कैटायन है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई, राइट। ये याद रखिएगा कि जब हम हक्कल रूल लगा रहे हैं तो केवल रिंग के इलेक्ट्रॉन ही आपको फॉलो करने हैं। अच्छा, हक्कल रूल में एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ आपको, हक्कल रूल में एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो हक्कल रूल होगा, एक तो मोनोसाइक्लिक रिंग को ही, मोनोसाइक्लिक रिंग पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। रिंग मोनोसाइक्लिक मतलब एक ही रिंग होनी चाहिए, मोनोसाइक्लिक रिंग पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। एक तो मोनोसाइक्लिक रिंग पर अप्लाई होगा, दूसरा यहाँ पर पेरिफेरल रिंग बननी चाहिए।
यहाँ पे क्या होना चाहिए, पेरीमीटर रिजोनेंस होना चाहिए। दूसरी क्या चीज है, क्या टर्म है, पेरीमीटर रिजोनेंस होना चाहिए। अंदर आपका कोई एक बड़ा कंपाउंड है, अंदर रिंग बन रही है नहीं बन रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेरीफ्री पर, पेरीमीटर पर रिजोनेंस होना चाहिए। ये दोनों चीजें कब, कौन, हक्कल रूल इनको इन केस में आपको अप्लाई करना है। हक्कल रूल कहाँ पर लगाना है, जहाँ मोनोसाइक्लिक रिंग होगी और पेरीमीटर रिजोनेंस जहाँ पर प्रेजेंट होगा, राइट। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ और कंपाउंड देखते हैं। यहीं पे लिख देती हूँ, देखो इस कंपाउंड में बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। देखो ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। ये एक मोनोसाइक्लिक रिंग नहीं है, ये एक मोनोसाइक्लिक रिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पेरीमीटर रिजोनेंस अवेलेबल होता है, यहाँ पर पेरीमीटर रिजोनेंस प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर हक्कल रूल लग जाएगा। और ये कैसा सिस्टम है, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अगर मैं 4n + 2 इज इक्वल टू 10 करूँ, 4n इज इक्वल टू 8 और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इट इज एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। अगर रिंग मोनोसाइक्लिक नहीं है तो आपको क्या देखना है, आपको वहां पर पेरीमीटर रिजोनेंस देखना है। पेरीमीटर रिजोनेंस अगर बन रहा है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। एक और कंपाउंड देखिए, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है, 6 ये हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कैसा है ये, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये भी एरोमेटिक है। रिंग तो मोनोसाइक्लिक नहीं है, केवल ये वाली जो रिंग है, ये इसको अगर मैं सिर्फ देखूं तो ये बेंजीन रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर पेरीमीटर रिजोनेंस प्रेजेंट है। वो कैसे कि भाई ये वाला जो, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, देखो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो ये भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बना लेगा। तो इस तरह से यहाँ पर पेरीमीटर रिजोनेंस, पूरी पेरीफ्री पर रिजोनेंस प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। एक और एग्जांपल देखेंगे, इस कंपाउंड में बताइए ये कैसा होगा, ये कैसा होगा। ये इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, पेरीमीटर रिजोनेंस तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है भाई, पेरीमीटर रिजोनेंस तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है। पेरीमीटर रिजोनेंस तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में भी प्रेजेंट हो सकता है। मैंने आपको बताया क्या कि साइक्लिक भी हो सकते हैं, होंगे वो, प्लेनर भी होंगे वो कॉन्जुगेशन भी वहां पे होगा, रिजोनेंस वहां पे होगा, रिजोनेंस होगा वहां पे, तो पेरीमीटर रिजोनेंस भी है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि वो 4n + 2 है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 6 6 6 12 हो गए, 12 और 2 14 और 2 16, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। चेक करते हैं, ये तो इंटीजर नहीं आ रहा, ये तो इंटीजर नहीं आ रहा है ना। 4n सिस्टम है क्या, ये चेक कर लेते हैं। 4n सिस्टम है क्या, ये चेक कर लेते हैं। यस, इट इज 4n सिस्टम, 4n सिस्टम है, तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। तो अब आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों में साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन और क्या कहते हैं, पेरीमीटर रिजोनेंस, सब कुछ प्रेजेंट हो सकता है। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, डिफरेंस आएगा कि किसमें 4n + 2 लग रहा है, किसमें 4n लग रहा है। जिसमें 4n + 2 लग रहा है वो एरोमेटिक है, जिसमें 4n सिस्टम लग रहा है वो एंटी एरोमेटिक है, यानी कि कम स्टेबल है। अच्छा, जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ रहे होते हैं, जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ रहे होते हैं तो हम एक टर्म और पढ़ते हैं। कौन सी टर्म होती है वो, हम पढ़ते हैं एन्यूलीन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, एन्यूलीन। ये नाम आपने सुना होगा। एन्यूलीन क्या होता है, कोई अलग चीज नहीं होती है एन्यूलीन। ये जो अभी तक हमने जितनी रिंग्स बनाई है ना, इन्हीं को ही हम एन्यूलीन कहते हैं। देखो मोनोसाइक्लिक जो रिंग्स होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, एन्यूलीन कहते हैं, राइट।
तो जनरल नेम जो मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, जो जनरल नेम है मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का क्या है, वो एनुलीन है। और एनुलीन के लिए जरूरी क्या है, जरूरी क्या है, ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए, मोनोसाइक्लिक रिंग होनी चाहिए। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड हो, मोनोसाइक्लिक रिंग हो, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एनुलीन्स कहते हैं। और उनके साइज को हम ब्रैकेट के साथ मेंशन करते हैं कि कितने कार्बन की वो रिंग वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाई। अच्छा, इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो एनुलीन है वो हम एरोमेटिक को ही कहेंगे या एंटी एरोमेटिक को ही कहेंगे। कोई भी मोनोसाइक्लिक रिंग, ठीक है, जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट, ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको हम एनुलीन कहते हैं। जैसे ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, इट्स नॉट एरोमेटिक, इट्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, अभी हमने बात करी थी, इसको हम कहते हैं 4 एनुलीन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, 4 एनुलीन। अब अगर मैंने बेंजीन बना दी, इसको हम क्या कहते हैं, 6 एनुलीन। इसको हम क्या कहते हैं, 6 एनुलीन कहते हैं, राइट। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन अगर हमने बना दिया, सॉरी, ये आपकी क्या हो गई, 8 एनुलीन हो गई। तो एनुलीन समझ में आ गया। एनुलीन में जो ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है, इसमें हमने ये लिखा होता है कि इसका साइज क्या है, कितने कार्बन की रिंग बन रही है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनुलीन कहते हैं, राइट। अब जो साइक्लोऑक्टा टेट्राइन मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, जो साइक्लोऑक्टा टेट्राइन होता है ये एरोमेटिक नहीं होता। ये जो होता है ये एरोमेटिक नहीं होता, साइक्लिक है, प्लेनर है, ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूं तो 2 2 4 2 6 2 8, 4n + 2 = 8 और 4n = 6 और n = तो यहां पर इंटीजर नहीं आया। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये इस वजह से नहीं क्योंकि यहां पर हक्कल्स रूल अप्लाई नहीं हो रहा। ये किस वजह से, ये क्या करता है, जो साइक्लोऑक्टा टेट्राइन है ये अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, जो मैंने बनाई है वो ये इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टब शेप्ड होती है। कैसी होती है, टब शेप्ड होती है। ऐसे देखने पे तो हमें ये प्लेनर लग रहा है, साइक्लिक लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो ऐसी है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, टब शेप्ड इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब जब इसकी स्ट्रक्चर टब शेप्ड होती है तो इसके ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब ये टब शेप्ड होने की वजह से जो इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री था इस केस में। भाई अगर हम ये मान के चल रहे थे कि ये प्लेनर होता तो क्या होता, तो 120 डिग्री होता, लेकिन ये क्या है, 135 डिग्री है। तो यहाँ पर एक एंगल स्ट्रेन आ जाता है, एंगल स्ट्रेन होता है 15 डिग्री का एंगल स्ट्रेन। इसकी वजह से जो ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये टब शेप्ड है, प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है, प्रॉपरली ओवरलैप नहीं कर पाते, प्रॉपरली ओवरलैप नहीं कर पाते। तो ऑल ऑर्बिटल्स सेम प्लेन में लाई नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉपर प्लेनरिटी नहीं आती कंपाउंड में, इसीलिए जो कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये 4n + 2 को अप्लाई नहीं करता तो 4n को तो कर रहा है। अरे 4n के लिए भी कंडीशन है कि प्लेनर होना चाहिए। ये कंपाउंड प्लेनर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर की वजह से। कैसी स्ट्रक्चर है,
टब शेप्ड स्ट्रक्चर की वजह से इसके सारे जो ये p ऑर्बिटल हैं वो एक प्लेन में नहीं होते, ढंग से ओवरलैप नहीं कर पाते, इसीलिए ये जो कंपाउंड है वो कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर साइक्लोऑक्टाटेट्राईन क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों होता है, इसकी टब शेप्ड स्ट्रक्चर की वजह से होता है। टब शेप्ड स्ट्रक्चर होने से क्या होता है कि इसके जो p ऑर्बिटल हैं वो सब एक प्लेन में लाई नहीं करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर आपको एक और कराऊंगी, एनुलिन 10। एनुलिन 8 कर लिया आपने, एनुलिन 10 कराऊंगी आपको। तो एनुलिन 10 में क्या होता है, इसमें ये 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है, 10 ही इसमें कार्बन है और 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से अगर मैं देखूं तो ये साइक्लिक है, ठीक है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड भी है यहाँ पे, और 4n इज इक्वल टू 8 और n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो कर रहा है, लेकिन ये तब भी एरोमेटिक नहीं होता, तब भी ये एरोमेटिक नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल भी, एनुलिन 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों नहीं होता बेटा ये, क्योंकि यहाँ पर ये जो दो इंटरनल हाइड्रोजन होती हैं इनमें रिपल्शन होता है, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन टू इंटरनल हाइड्रोजन। इन दो इंटरनल हाइड्रोजन की वजह से जो मॉलिक्यूल है उसकी प्लेनैरिटी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये जो मॉलिक्यूल है ये ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन टू इंटरनल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन नॉट अचीव प्लेनैरिटी। तो यहां पर सब कुछ आपने देख लिया कि भाई ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड भी है ना, साइक्लिक भी है, ठीक है, उस 4n प्लस 2 को भी फॉलो कर रहा है, लेकिन ये तब भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता। कैसा होता है ये कंपाउंड, इट इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों इंटरनल हाइड्रोजन होती है इनके बीच में रिपल्शन क्रिएट होता है। अब यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आ सकता है, अगर इसको मीथेन से ब्रिज कर दिया जाए, ये दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए और यहाँ पर मीथेन से ब्रिज कर दिया जाए, तब ये कंपाउंड, नाउ दिस कंपाउंड बिकम एरोमेटिक, क्योंकि वो जो हाइड्रोजन का जो रिपल्शन था वो खत्म हो गया। ये बात समझ में आ रही है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपने देखे, एक हमने साइक्लोऑक्टाटेट्राईन की बात करी, स्ट्रक्चर की वजह से ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, और एनुलिन 10 भी स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अभी मैं आपके साथ एक और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। देखिए ये एक और कंपाउंड है ना, ठीक है, ये एक कंपाउंड है, राइट। इस कंपाउंड में क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इंटरनल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, लेकिन यहां पर भी अंदर इन हाइड्रोजन दिखाई दे रही है, पर इन हाइड्रोजन में क्या होगा, इतना रिपल्शन क्रिएट नहीं होगा, और ये जो एक पेरीफ्री पर आप देख रहे हो, पेरिफेरल रिजोनेंस, एक पेरिफेरल रिंग यहां पर क्रिएट हो जाएगी। साइक्लिक तो ये है ही, प्लेनर तो ये है ही, ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड भी यहाँ प्रेजेंट है, और ये है आपका एन्युलिन 14, है ना, ये है आपका एनुलिन 14, और ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो करता है, और ये कंपाउंड होता है एरोमेटिक, ये कंपाउंड होता है आपका एरोमेटिक। ये बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया, राइट। अब मैं यहाँ पे आपके साथ एक चीज शेयर करती हूँ। आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर देखा था, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपने देखा था, मैंने आपके सामने यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा है ना, ये एक कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और ये यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड है,
आपको इन तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, इन तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, बताना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए होगी, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक है, ठीक है। क्या ये प्लेनर है? नहीं, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब ये प्लेनर नहीं रहा, वहीं पे अलग हो गया, साइक्लिक है बट प्लेनर नहीं है। प्लेनर नहीं है तो ना तो एरोमेटिक होगा, ना ही एंटी एरोमेटिक होगा। इट मीन्स इट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहां देखो, साइक्लिक है, प्लेनर है ना, और यहाँ पे 2 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है, यानी कि 4n+2 को ये फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? 4n+2 को ये फॉलो कर रहा है, और कॉन्जुगेशन भी है, तो ये एरोमेटिक हुआ। तीसरे को देखते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, और यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 4n+2 को तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये 4n सिस्टम को फॉलो करेगा। दैट्स व्हाई इट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये कौन कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब हम स्टेबिलिटी बता देंगे। सबसे ज़्यादा, अगर मैं इसको फर्स्ट कहूँ, ये सेकंड हुआ मेरा, और ये थर्ड हुआ, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? एरोमेटिक की स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद कौन आएगा? नॉन एरोमेटिक आएगा, और उसके बाद कौन आएगा? एंटी एरोमेटिक आएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाएगा। बोलो, ये चीज़ क्लियर हुई? एरोमेटिसिटी में समझ आ गया? अच्छा, एरोमेटिसिटी में चलते चलते हम हेट्रोसाइक्लिक जो 2-3 कंपाउंड हमारे सिलेबस में हैं, हम उनको भी देख लेते हैं कि वो कैसे एरोमेटिक होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड समझते हैं क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है कि कार्बन के अलावा कोई और एटम भी आ जाए रिंग में, ऐसे कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, राइट? देखिए, इसका नाम होता है पिरिडीन। कौन है ये? पिरिडीन है इसका नाम। इसमें कार्बन है 5 और एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया। बेंजीन में एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, मोनोसाइक्लिक है, रेजोनेंस है, पेरिफेरल रेजोनेंस हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक इन नेचर। इस कंपाउंड को देखिए, साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में काउंट होंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, और इसका नाम होता है फ्यूरान, ठीक है। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और इसका नाम होता है पाइरोल। और नेक्स्ट है थायोफीन। ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, कार्बन की जगह सल्फर आ गया है, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक है, और इसका नाम होता है थायोफीन। इट इज थायोफीन। ये चारों एरोमेटिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है लेकिन एरोमेटिक है, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा? एरोमेटिक कंपाउंड पढ़े, नॉन एरोमेटिक देखे, एंटी एरोमेटिसिटी देखी, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा, एनुलिन क्या होते हैं ये समझा, साथ ही हमने देखा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, राइट? तो ये यहाँ से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे बेटा, अगर आपका एरोमेटिसिटी पर क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में। तो आप ये सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।